श्रोताओं नमस्कार। आज आकाशवाणी के स्टूडियोज में उपस्थित हैं डॉक्टर मकरंद हिरवे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर सभी जानते हैं कि दांतों में समस्या है तो डेंटिस्ट के पास जाना है, हड्डियों में दर्द है तो हड्डियों के डॉक्टर के पास जाना है, त्वचा में कोई तकलीफ है तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है। पर स्वास्थ्य में ऐसी क्या तकलीफ हो, क्या परेशानी हो कि हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं? वो कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हो? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नर्वस सिस्टम की जहाँ बात आती है और जहाँ न्यूरोलॉजिस्ट का क्षेत्र आता है तो उसमें आप कह सकते हैं कि दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, हाथ पैर की मांसपेशियां और नसें, इसके अलावा स्मरण शक्ति, व्यवहार में बदलाव, मिर्गी, ये सारे इस तरह के मतलब ये सारी बीमारियां या बीमारियों के लक्षण ऐसे हैं कि जो चाहे ब्रेन से डेवलप हो रहे हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड से या हाथ पैर की मांसपेशियों से, कमर से या नसों से, तो ये सारी तकलीफें न्यूरोलॉजी के परिक्षेत्र में आती है। तो अगर किसी को सिरदर्द है, लंबा सिरदर्द है, अर्थात सिरदर्द या किसी खास कारण से हो रहा है जिसके लिए हम कई बार जांचें कराते हैं, या फिर किसी को मिर्गी की बीमारी है, इसमें दौरे आते हैं, किसी को लकवा लग गया है, या फिर भूलने की बीमारी होने चली है जिसे अल्जीमर्स का या डिमेंशिया का नाम देते हैं, या कई बार ये रहता है कि गर्दन के अंदर नस दब रही है और हाथों में झुनझुनी या पैरों में झुनझुनी आ रही है, हाथ कमजोर हो रहे हैं, पैर कमजोर पड़ रहा है, नस मांसपेशियां सूख रही हैं, या फिर नसों में शुगर या अन्य किसी कारणों से दिक्कत आने के कारण हाथों पैरों में झुनझुनी या हाथों की पकड़ कमजोर हो जाना, या फिर या कहें कि जब चलने में दिक्कत आती है। आजकल ऐसे कई मरीज आते हैं जो कई बार युवावस्था में भी जिनको चलने में दिक्कत आने लगी है या चक्कर आने लगे या पैर लड़खड़ाते हैं। तो ये सब समस्याएं ऐसी हैं जिनमें न्यूरोलॉजी का कंसल्टेशन या परामर्श लेना आवश्यक। डॉक्टर साहब, आज मिर्गी दिवस है, आप इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं कि यह समस्या क्या है और किसे हो सकती है और इसका इलाज क्या है? जी, मिर्गी दिवस मनाने का हमारा उद्देश्य यह है कि इस मिर्गी रोग के बारे में जनता को अच्छा जागरूक करें और इसके बारे में जितने मिथक है हम उनको भली भांति दूर कर पाए। मिर्गी एक शारीरिक बीमारी है और इसके पीछे जो अलग अलग मिथक है हम उनको तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए यह है कि जैसे मिर्गी एक बीमारी है, लेकिन मिर्गी के अंदर जो एक दौरा आता है, मिर्गी का दौरा, तो कई बार मिर्गी का दौरा कुछ तात्कालिक कारणों से भी आ सकता है। जैसे कई बार किसी के अंदर शुगर बहुत हाई हो गई, जो शुगर का मरीज है उसकी या तो शुगर बहुत हाई हो गई या बहुत लो चली गई, या किसी का सोडियम बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो गया, या कैल्शियम बहुत कम या ज़्यादा हो गया, या कुछ नशीले पदार्थों के सेवन से भी दौरे आ सकते हैं। तो ये सब ऐसे कारणों से जी, तो ये सब जो तात्कालिक कारण हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, और जो अभी ब्रेन में जिसमें परमानेंट कोई डैमेज नहीं हुआ है, लंबा दीर्घकालिक कोई डैमेज नहीं है, क्षति नहीं है, तो ऐसे में उन तात्कालिक कारणों को ठीक करके उस दौरे को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मिर्गी की बीमारी वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को आगे भी आने वाले दिनों में मिर्गी के दौरे आने की संभावना है, और जिसमें जिसे कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक ऐसे दौरे जिसमें तात्कालिक कोई कारण मौजूद नहीं है, उसको हम मिर्गी की बीमारी का नाम देते हैं। आमतौर पे मिर्गी की जब दौरे आते हैं तो कई अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि घर के लोग भी जब देखते हैं मिर्गी के पेशेंट को, तो उसमें सबसे पहले व्यक्ति का एकदम अचल हो जाना, जिसे बिहेवियरल अरेस्ट कहते हैं, फिर मुंह चलाना, फिर कोई एक हाथ या कोई एक पैर में हरकत होना, हाथ झटके मारना, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में तनाव आके मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और मरीज मूर्छित हो जाता है, मुंह से झाग आता है और जीभ कट जाती है। और कई बार लोग इसमें क्या करते हैं, कई बार जीभ दांतों के अंदर या तो कोई वस्तु रख देते हैं, चम्मच डाल देते हैं, पानी पिलाते हैं। ये सब करना बड़ा घातक है। अच्छा जी, इसमें कई बार ये पानी या जो भी चीज पिलाई जाती है तो उसमें वो कई बार फेफड़े में जाके गले को चोक कर सकती है। अच्छा। तो ये इस तरह का जो दौरा जिसे GTCS कहते हैं, ये सामान्य तौर पे दिखाई देने वाला दौरा है। लेकिन कई ऐसे दौरे होते हैं जो कई बार जल्दी हम पकड़ में नहीं आते। जैसे कई बार एक चौंकने वाला दौरा होता है जिसे हम कहते हैं मायोक्लोनस। व्यक्ति ऐसा चौंकता है जैसे किसी ने उसको पीछे से डरा दिया हो। लेकिन ये दौरे अपने आप आते हैं और कई बार ये कहें कि युवावस्था में ज्यादा आते हैं। वो एक खास बीमारी है जिसको बोलते हैं जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। इसी तरीके के एक दौरे बचपन में बड़े सामान्य तौर पर देखे जाते हैं, जिसमें बच्चा पढ़ाई अच्छी नहीं कर पा रहा है और मालूम पड़ा उसको दिन भर में कम से कम 100-150 दौरे पड़ रहे हैं, जिसमें व्यक्ति या बच्चा एकदम 2 सेकंड या 4 सेकंड के लिए बिल्कुल मूर्तिवत हो जाता है। उसका आसपास के अपने वातावरण से कनेक्शन कट जाता है। मतलब दौरा अंदर चल रहा होता है ब्रेन के अंदर, बाहर से दिखता नहीं है। और बच्चे की जो टीचर है कहती हैं कि बच्चे को पढ़ाई में ध्यान नहीं है, शायद ये भूलने लगा है, आजकल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो मालूम पड़ता है कि बच्चे को शायद अंदर ही अंदर काफ़ी दौरे पड़ रहे हैं, और जिसे एब्सेंस सीजर बोलते हैं। एब्सेंस मतलब शून्यता। तो बच्चा 2-2 सेकंड के शून्य के ऐसे कई दौरे से गुजरता है। कुछ दौरे ऐसे होते हैं जिसमें केवल हाथ पैर अकड़ते हैं, कुछ दौरे ऐसे होते हैं जिसमें केवल
शरीर का कोई एक अंग फड़कता है, जैसे दाहिने तरफ या बाईं तरफ का हाथ या पैर, उंगली चलना या चेहरे का फड़कना, इसे पार्शल सीजर कहते हैं। तो कुल मिला के दौरे कई अलग अलग तरह के होते हैं, तो हमको इन सारे दौरों को पकड़ना ज़रूरी होता है। जी जी। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा जाता है कि अगर मिर्गी का दौरा पड़ा तो लोग चप्पल सुंघाते हैं, प्याज सुंघाया जाता है, ऐसा करना कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल निरर्थक और दूसरी घातक प्रवृत्ति है, जिसको हमको बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि ये दौरे जो आए हैं ये दिमाग के अंदर के जो तंतु हैं, न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं, ये उनके जो अंदर के सिग्नल्स जो एक निर्धारित स्पीड पे, निर्धारित मात्रा में प्रवाहित हो रहे हैं, ये उनका जब प्रवाह अनियंत्रित हो जाता है, जिसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, तो उसके कारण होता है और उसके कारण शरीर जो है उस प्रक्रिया की गिरफ्त में आ जाता है। ये एपिलेप्सी के ये जो दौरा है उसको बोलते हैं सीजर। तो इसमें हम अगर उसको इस तरह की चीजें देंगे या मुंह में कुछ सुंघाएंगे या पानी डालेंगे तो ये उसके लिए काफ़ी घातक हो सकता है। इसके बजाय जब भी कभी मरीज को दौरा अगर आ रहा है तो सबसे पहले उसके जो टाइट कपड़े थोड़ा से ढीले कर दें, उसको सुरक्षित जगह पे लिटा दें, और जब उसके हाथ पैर अकड़ रहे हैं तब उसको हमको सीधा करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि नहीं तो वो जोड़ उतर जाएगा या हड्डी टूट सकती है। क्योंकि ये मसल के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मांसपेशियों के संकुचन काफ़ी ज़्यादा तीव्र होता है और उसमें कई बार जोड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे ये हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं तो मरीज को करवट करा के फिर मरीज के मुंह के अंदर जो लार भरी है वो पूरी निकालनी चाहिए, जिससे वो लार फेफड़े में न जाए। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। डॉक्टर साहब, बड़े लोग तो बता पाते हैं कि क्या परेशानी हो रही है, हाथों में झंझनाहट हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, पर जो बच्चे बोल नहीं पाते उनको अगर मिर्गी की समस्या है तो कैसे समझा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बच्चों में भी मिर्गी की बीमारी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। कई बार ये होता है कि ये एक स्वस्थ रूप से बच्चा 1 साल या 6 महीने से लेके 6 साल तक की उम्र में अगर उसको कभी बुखार आता है तो बुखार के साथ में कई बार उसको दौरे आ सकते हैं जी। तो जिसे हम फेब्राइल सीजर कहते हैं। उसमें भी कुछ अलग अलग श्रेणियां हैं। आमतौर पे जो दौरे आते हैं ये बुखार में बच्चे को, और उसके बाद फिर जब बुखार उतर जाता है और फिर बच्चा सामान्य हो जाता है और दौरे का असर मुश्किल से कुछ मिनट रहता है। तो हम अगर उसकी जांचें करें और उसमें जांचों में कुछ नहीं आया और जिसमें ये केवल ये लगे कि हाँ केवल बुखार के कारण सिर में मतलब दौरा आया, तो आमतौर पे ये दौरे की बीमारी न बोल के हम उसको केवल फेब्राइल सीजर या बुखार के कारण आया हुआ मिर्गी का दौरा कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आगे जाके उसको बच्चे को मिर्गी की बीमारी बनेगी। हाँ, उसमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिसमें आगे जाके बन सकती है। तो जब भी इस तरह के बुखार के साथ में दौरे आते हैं बच्चों को 1 से लेकर 6 साल तक की उम्र में, तो उनके लिए चिकित्सकीय परामर्श तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही पहली या दूसरी बार ये पता लग जाता है पालकों को, बच्चों के माता पिता को कि ये दौरे घातक नहीं है और आगे जाके शायद ये मिर्गी की बीमारी ना बने, तो उनकी ना अंदर की जो शंकाएं हैं काफ़ी दूर हो जाती है। बच्चे कई बार ये भी होता है कि रात में उनको दौरे पड़ते हैं और जो कई बार माता पिता देख नहीं पाते, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि बच्चा सुबह उठने के बाद थका हुआ है, सिर दर्द बता रहा है, यूरिन आमतौर पे अगर बिस्तर में नहीं करता था अब करने लगा है, जैसे कई बार 7-8 साल के बच्चे अगर कई बार यूरिन कर देते हैं उसकी आवाज़ के, तो समझना चाहिए कि कई बार हो सकता है कि ये रात में इसको दौरा पड़ा हो, क्योंकि दौरे के दौरान बच्चों का यूरिन और मल निकल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हेडेक के बारे में बताया। लोगों को अलग अलग तरह का सर दर्द होता है, किसी का आधा सर दुखता है तो किसी का पूरा। कुछ लोग सर दर्द होने पर रोशनी, सुगंध या किसी तरह की आवाज सहन नहीं कर पाते, ऐसा क्यों हो? सिर दर्द की बीमारी काफी व्यापक है और हम जब आज देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके लोगों का वर्किंग आवर्स काफी बढ़ गए हैं, स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, लंबे समय तक लैपटॉप पे काम करना पड़ता है। इसके अलावा नींद की जो शेड्यूल है या नींद की जो हमारी समय देने की मतलब नींद की क्वालिटी है वो भी कम होती जा रही है। तो ऐसे में आजकल सिरदर्द तो हमारे पास काफी मरीज आते हैं। सिरदर्द आमतौर पे हम 2 तरह से बांटते हैं सिरदर्द की बीमारी को। एक ही होता है जिसमें प्राइमरी हेडेक, जिसमें माइग्रेन आता है, क्लस्टर हेडेक आता है और पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया करके ऐसी बीमारियां होती है जिसमें सिरदर्द अपने आप में एक बीमारी है, अर्थात जिसमें हम अगर MRI कराएं, CT कराएं तो उसमें कोई खराबी ऊपर से नहीं दिखेगी, क्योंकि इसमें ब्रेन के अंदर के जो सिग्नल हैं वो जब तितर बितर होते हैं या अनियंत्रित होते हैं तो उसमें सिरदर्द की संभावना बढ़ती है। उसे कहते हैं सेंसिटाइजेशन, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, अर्थात ब्रेन जो है छोटी छोटी चीजों के लिए काफी ज्यादा संवेदी हो गया है। तेज रोशनी, तेज आवाज, कोई खास सुगंध, इवन कई बार नींद पूरी नहीं होती तो कहीं आना जाना हो जाए, अगर कहीं कोई ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, तो ये सब कारणों से ब्रेन जो ऑलरेडी काफी ज्यादा संवेदी है उसमें फिर सिरदर्द के अटैक आ सकते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक अर्थात उस सिरदर्द के पीछे कोई खास कारण है, जैसे मान लें कि दिमाग के अंदर कोई गठान है, ट्यूमर है, कोई सूजन आ रही है, बढ़ रही है,
तो इसे हम सेकेंडरी हेडेक का नाम देते हैं। तो आमतौर पे जो तेज रोशनी, तेज आवाज़ से लोगों को तकलीफ होके सिर दर्द होता है, वो माइग्रेन की कैटेगरी में आता है। अच्छा। हाँ, बशर्ते अगर एमआरआई नॉर्मल है तो। आजकल लोगों की जीवन शैली भी बदल रही है। देर रात तक जागना, देर तक सोना, घर का खाना खाने के बजाय बाहर से खाना मंगवाना, जंक फूड भी बड़े शौक से खाया जाता है। क्या लाइफस्टाइल में ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इसके कारण भी कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है? जी, ऐसा है कि कई बार कुछ प्रिजर्वेटिव ऐसे होते हैं जो शरीर में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ा देते हैं। दूसरा, कई बार कुछ प्रिजर्वेटिव ऐसे होते हैं जो माइग्रेन के अटैक्स को बढ़ा देते हैं। दूसरा, जब लंबे समय तक ना हमारी निद्रा अपर्याप्त रहती है तो दौरे आने की संभावना बढ़ सकती है। कई बार उसे बोलते हैं स्लीप डिप्रीवेशन हेडेक, अर्थात नींद की कमी के कारण ब्रेन उस ज़्यादा संवेदी स्थिति में चला गया जिसमें मरीज को दौरे आ सकते हैं। दूसरा, जिनको ऑलरेडी दौरे की बीमारी है तो उनके दौरे बढ़ सकते हैं या अनियंत्रित हो सकते हैं। तीसरा, हम ये जानते हैं कि नींद जो है यह एक पैसिव एक्टिविटी नहीं है, ये एक एक्टिव अर्थात काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील गतिविधि है शरीर की। हम मानते हैं कि हम सो गए, इसका मतलब ना ब्रेन और शरीर पूरा सोया हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा, नहीं। इसका विपरीत, शरीर उस समय आंतरिक वातावरण के लिए काफी ज्यादा संवेदी हो जाता है और उस समय काफी रिपेयर चलती है, शरीर की पूरी मरम्मत होती है नींद के समय। तो जब नींद हमारी पूरी नहीं होती तो धीरे धीरे करके हमारी याददाश्त में फर्क आता है, हम मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते। इसके अलावा चिड़चिड़ाहट होती है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, और जैसे मैंने बताया कि लोगों की सिरदर्द या मिर्गी की समस्या बढ़ सकती है, और कई बार लोगों को धीरे धीरे चक्कर की समस्या काफ़ी बढ़ने में आती है। जी जी, ये न्यूरोलॉजी थोड़ा एक बड़ा सा वर्ड है, लोग इसे सुनते ही थोड़ा घबरा जाते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हम अगर न्यूरोलॉजी को परिभाषित करें तो हम चाहे सिर से लेके पैर के अंगूठे तक कहीं पर भी देख लें, हर जगह न्यूरोलॉजी का हमें स्वरूप मिलता है। चाहे वो सिर दर्द से लेके, गर्दन दर्द से लेके, पेट के दर्द से लेके, कमर दर्द और शरीर के अंदर की जो प्रक्रियाएं होती हैं, हर चीज़ का संचालन ब्रेन से होता है और स्पाइनल कॉर्ड से होता है। और इसी तरीके से शरीर को संतुलित रखने के लिए भी ब्रेन की ज़रूरत है, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं, जिसे हम वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं, जो हमको अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियों में भी हमको संतुलित रखने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर एक हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस पार्ट होता है जो हमारी सर्केडियन रिदम, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी की हमारी जो टाइम क्लॉक है उसको नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के अंदर कितना टेम्परेचर कब रहना चाहिए, हमारी मांसपेशियां कब काम करनी चाहिए और कब आराम करनी चाहिए, इसके अलावा पेट के अंदर की गति, हार्ट की गति, सबको नियंत्रित करने का काम ब्रेन का है। तो न्यूरोलॉजी अपने आप में काफ़ी विस्तृत और वृहद सिस्टम है, और इसमें जो तकलीफ़ें आती हैं उन सब का आज की तारीख में बहुत अच्छी तरह से उपचार मौजूद है। जी। आजकल आप जान के हैरान होंगे कि कई ऐसी पेशेंट जिनमें एपिलेप्सी काफ़ी ज़्यादा थी, दौरे काफ़ी ज़्यादा आते थे, मिर्गी के दौरे, और उनमें दिमाग की एक खास हिस्से में खराबी थी, तो उसकी सर्जरी हो गई। इसी तरह से पार्किंसंस में भी आजकल कुछ केसेस में दिमाग की सर्जरी हो सकती है, जिसे कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। जी सर। डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। हमें पूरा विश्वास है कि इन जानकारियों को सुनकर श्रोतागण अपने स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।